Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called life processes. Life processes में हमने लास्ट लेक्चर तक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स वर्ड बोलूं तो आपके माइंड में एक बात हमेशा आनी चाहिए, सिंपल ऑर्गेनिजम्स. सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता. खाना चाहिए होता है एनर्जी वाला, खाना चाहिए होता है ग्रोथ वाला, खाना चाहिए होता है मेंटेनेंस वाला, जिससे लाइफ सही चलती जाए. एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से. प्लांट्स फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो प्लांट्स को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. और कार्बोहाइड्रेट्स की भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज ग्लूकोज और थोड़ी सी हद मार के स्टार्च, जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं. प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पिछले तीनों चारों लेक्चर्स में मैंने आपको यही कराने की कोशिश की गई थी. अब ग्रोथ के लिए चाहिए प्लांट्स को प्रोटीन्स और मेंटेनेंस के लिए चाहिए विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये बहुत ज्यादा चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा तो है नहीं. ये सब जो मिलता है, सब कुछ जो प्लांट को मिलता है, ये सब मिलता है मेरे प्यारे बच्चों. बिफोर मैं बोलूं, अगर आप बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा. ये सब प्लांट को मिलता है सॉइल से. इसीलिए मिट्टी को माँ का दर्जा दिया गया है. मिट्टी किसान के लिए माँ होती है, क्योंकि किसान का घर चलेगा जब पेड़ पौधे फसल उगेगी. और फसल तब उगेगी अगर उसकी मिट्टी में पौष्टिकता होगी. और मिट्टी में पौष्टिकता का मतलब हो गया तीनों चीजें मेरे बच्चों, प्रोटीन्स भी, विटामिन्स भी और मिनरल्स भी. जो मिलते हैं वो सब कहां से मिलते हैं? सॉइल से. तो यहां पर प्लांट्स ने तो खाने का इंतजाम कर लिया, माता रानी का नाम लिया और खाने पीने का इंतजाम कर लिया. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. जी हाँ मेरे बच्चों, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के बारे में पहली बात, एक डाउन पॉइंट समझ लो. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे डिपेंड अपॉन अदर organisms, mainly autotrophs पर, for their nutrition. अब क्या करें एनिमल्स? इसके ऊपर बेस्ड भी तीन प्रकार के एनिमल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. एक होते हैं हर्बीवोर. हर्बीवोर मुझे नहीं पता, मैंने ग्रीन कलर लिख दिया. इसी बेस पर एक होते हैं ऐसे और एक होते हैं ऐसे. एक होते हैं कार्निवोर. अगर क्लास को ने पढ़ा हो, छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा होगा, इसमें मेरी जरूरत नहीं है. प्योर मैंने रेड निशान बना दिया, ध्यान देगी क्लास. और एक होते हैं OMNIVORE, ओमनीवोर. मैं ओमनीवोर हूं, मैं ओमनीवोर हूं, मैं कार्निवोर नहीं हूं. तो एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. इन तीनों की डेफिनेशन मैं कभी अपनी क्लास में तो कभी नहीं लिखवाता. हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स which obtain their food from plants only. The best example is cow. एक और ले लो, GOAT, goat. जितने भी वेजिटेरियंस हैं, प्योर वेजिटेरियंस, दे ऑल आर herbivores. Are those animals which obtain their food from other animals only. जो दूसरे एनिमल्स को खाकर ही अपना पेट भरते हैं. ईगल,
स्नेक, टाइगर एटसेट्रा, ये सब कार्निवोर होते हैं. दोज ऑर्गेनिजम्स विच obtain their food from plants as well as animals are called omnivore. जो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं. इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, भले ही आप प्योर वेजिटेरियन हो बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नहीं लेना, तो डॉग इज एन अदर एग्जाम्पल. ये सब वो होते हैं जो ओमनीवोर होते हैं. ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सेकंड थर्ड क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हो. अब प्लांट्स को खाना चाहिए, पहली बात तो समझना. एनिमल्स की बॉडी है कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है. प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो प्लांट्स की बॉडी का सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर था, जो खाना भी वो खाते थे. ग्लूकोज के बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं. इट इज द सिंपलेस्ट शुगर. इसको डाइजेस्ट करने की भी जरूरत नहीं. भगवान ना करे कभी कोई बहुत बीमार पड़ जाता है तो उसे ग्लूकोज चढ़ता है, क्योंकि वो इतना बीमार पड़ चुका है. अब आप जो उसे खाना दे रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा. अगर खाना डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के ऑर्गन इस समय ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उसकी बॉडी को सिंपल रखो ताकि जल्दी से जल्दी एनर्जी मिले. हाँ, एनिमल्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है. तो जब भी हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, तो इसमें काफी सारे स्टेप्स आते हैं. स्टेप वन इज इंजेशन. इंजेशन मतलब खाने का बॉडी के अंदर जाना. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड inside body of an organism is called ingestion. आपके पापा ने किसी चीज में 10,000 रुपए कमाए बट वो 10,000 रुपए तब तक उनके नहीं है जब तक वो 10,000 रुपए उनके हाथ में ना आ जाए, जब तक वो 10,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में ना आ जाए, जब तक 10,000 रुपए की वैल्यू की कोई चीज उन घर के अंदर तक ना ले आए. घर में ले आए, नाउ दैट्स अ प्रॉफिट, बात खत्म. इंजेशन के बाद खाना जो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. आप खुद देख लो, आप अपना जो खाना खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, उनके अंदर विटामिन्स भी होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं. इन सब को जब तक कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी, फायदा नहीं देगी. तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है. जब तक फैटी एसिड्स छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेंगे, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में नहीं टूटेंगे, तब तक फैट्स फायदा नहीं देंगे. जब तक प्रोटीन अमीनो एसिड्स में नहीं टूटेंगे, फायदा नहीं देंगे. विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी में एज सच ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल होते हैं, उनको और तोड़ने की जरूरत नहीं होती. मगर जो मेजर खाना हम जो खाते हैं, ज्यादा मात्रा में जो खाना हम खाते हैं, जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब आपकी बॉडी को फायदा नहीं देगा. सो द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex food material into simple, smaller, absorbable form is called digestion. आप जितना मर्जी खाना खा लो मगर बॉडी को फायदा नहीं मिलेगा अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा. पहले बॉडी के अंदर खाना जाना चाहिए, फिर खाना जाने के बाद आपकी बॉडी को के अंदर वो खाना ब्रेक डाउन होकर आपको जब फायदा देने की फॉर्म में आ जाए, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. अगर वो उस फॉर्म में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है खाने का. ये बात याद रख लेना. कई लोग बहुत खाते हैं बट उनका वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिस वजह से मामला उनकी बॉडी का खराब हो जाता है.
अगला प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया। अब खाना डाइजेस्ट होकर एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं। आपके पापा घर चलाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, आपके पापा 2 लाख रुपए कमा गए, 2 लाख रुपए कमा कर ले आए, बट वो तिजोरी के अंदर ही पड़ा हुआ है। अगले महीने भी 2 लाख ले आए, वो भी तिजोरी में पड़ा है, फिर 2 लाख ले आए, तिजोरी में पड़ा है। वो अब आप लोगों की ना फीस दे रहे हैं, ना बिजली का बिल भर रहे हैं, ना दूध वाले का बिल दे रहे हैं, ना खाने पे पैसे, आय हाय, कोई फायदा नहीं उस पैसे का अगर उसका सुख आप ना उठा पाओ। अगर उस पैसे को सही तरीके से जहां जहां पर खर्चना है, फालतू नहीं खर्चना, सही तरीके से जहां 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 पर जिस जिस को टाइम पे देना है। अगर आप किसी को टाइम पे पैसा देते हो ना, इट इज नॉट कि आप उसको पैसा देते हो, उसके बदले में आप उसकी रिस्पेक्ट लेते हो, कि उसको दिखता है कि आपको उसकी उस जब आप किसी को पैसा दे रहे हो किसी काम का, तो उसको लगता है आपने उसके काम को वैल्यू दी है, एंड ही और शी फील्स ऑब्लाइज्ड। हमें भी जो बच्चे टाइम पे फीस देते हैं, हमारी नजर में उन बच्चों की एक अलग इमेज होती है कि दे एक्चुअली में केयर। फीस तो तभी सभी दे देते हैं, बट जो टाइम पे देते हैं वो बच्चों की थोड़ी सी वो रहती है कि हाँ दे केयर के सर को फीस देनी है। बात वही है, कोई 1 तारीख को दे रहा है, कोई 8 को, कोई 18 को, कोई 28 को, और जिसने नहीं देनी, कुछ की नियत है, जिसने नहीं देनी उसका हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं यार ले जा, देखी जाएगी, जय माता दी। बट पॉइंट समझना, तो बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो चुका है फायदा देने की फॉर्म में, बट जब तक वो फायदे वाला खाना बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचेगा नहीं, मतलब द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड, द प्रोसेस इन विच द digested food passes through intestinal walls into blood stream। आपकी बॉडी में एक ही बस चलती है, दैट इज ब्लड स्ट्रीम। किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, ह्यूमन बींग्स और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, तो ब्लड के थ्रू ही घूमोगे। ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। खाने का बॉडी के अंदर मूव करना, बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाना, एक एक सेल तक खाने को पहुंचाना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। आपके पिताजी का पैसा कमाना जितना जरूरी है, उस पैसे को सही जगह पर खर्च करना सही समय पर भी उतना जरूरी है। उसके बदले में आपके पिताजी कहते हैं देखो बेटा आपने जो मांगा हमने आपको वो पैसे दिए, अब उस पैसे के बदले में हमें थोड़ा सा ग्रोथ भी तो दिखाओ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, कि आपने जो खाना खाया, ध्यान से, द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच द absorbed food is taken up by body cells and used for, बोले, एनर्जी, सेकंड, ग्रोथ भी हो, एंड रिपेयर, के कोई कहीं कोई दिक्कत हो, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब आपके पिताजी ने दूध वाले को बिल दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, आपकी स्कूल की फीस भर दी, आपकी मम्मी को भी जो खर्चा था वो दे दिया, तो उसके बदले में वो क्या देखना चाहते हैं? आपके घर में खुशहाली, कि आप खुश रहो, आपके मार्क्स अच्छे आए, आप लाइफ में ग्रो करो, मम्मी खुश रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और बात, कोई भी खाने की चीज ऐसी नहीं होती जिसमें से वेस्ट नहीं निकलता, कोई भी खाने की चीज ऐसी नहीं होती जिसमें से वेस्ट नहीं निकलता। बॉडी में से वेस्ट के बाहर निकलने को बोलते हैं इजेशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लेना बेटा। इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undigested food from the body is called egestion। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें थोड़ा सा कुछ स्कूल के टीचर्स आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं, ये जो होते हैं कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक फूड होता है, ये ऑर्गेनिक फूड की कैटेगरी में आते हैं। प्रोटीन्स,
मेनली प्रोटीन्स, थोड़े बहुत विटामिन्स एटसेट्रा, ये इनऑर्गेनिक फूड होता है। जो ऑर्गेनिक फूड का बॉडी के बाहर निकलने को बोलते हैं इजेशन, और इनऑर्गेनिक फूड के बॉडी के बाहर निकलने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसमें जो भी वेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में होता है। इसमें वेस्ट लिक्विड की फॉर्म में होता है। इसमें जो ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वेस्ट निकलता है। जो सुबह जाते हो, उठते ही जो बाथरूम में जाते हो, वॉशरूम में उठते ही जो सॉलिड वेस्ट निकालते हो बॉडी से, दैट इज कॉल्ड इजेशन। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक तो यूरिन होता है और किडनी इसमें हेल्प करता है, और स्किन, कईयों की बॉडी स्किन से जो पसीना निकलता है दैट इज एक्सक्रीशन। यूरिन निकलता है दैट इज एक्सक्रीशन। किडनी इसमें हेल्प करती है। ये ध्यान से देख लेना। देयर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट, बिग डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। दोनों प्रोसेस में काफी फर्क होता है, तो थोड़ा दिल से दिमाग से इसको समझ लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ inorganic waste from the body is called excretion. What is egestion? The process of removal of organic waste from the body is called egestion. Egestion is a process in which the waste is removed in the form of semi solid paste. Excretion में जो waste निकलता है वो liquid की form में निकलता है। ये छोटी मोटी बात को जरा ध्यान से देख लेना, ये काम की चीज है, इसको हल्के में मत लेना। ये चीज हल्के में लेने वाली नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर आई मूव फर्दर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 1, 2, 3, 4 और ये पांचों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को इजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो कब्ज हो रही है तो उसकी बॉडी से गंदगी बाहर नहीं निकल रही, बॉडी गंदगी में अंदर ही रहेगी तो बॉडी अनफिट सा फील करती है, बॉडी हैवी सा फील करती है, बीमार सा महसूस होता है, बंदा उतना एक्टिव नहीं रहता। इजेशन इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन, अगर बॉडी का एक एक सेल तक खाना नहीं मिलेगा तो वो सेल ग्रो नहीं करेगी, बॉडी की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी, बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने शुरू हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन, खाने को एक एक पार्ट तक पहुंचाना। डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाना डाइजेस्ट होना, जिसके लिए मेन चीज घर वाले बोलते हैं कि खाने को अच्छी तरह 32 बार चबाकर खाओ। ये बहुत प्रॉब्लम होती है, कई लोगों का वेट बड़ा होता है अननेसेसरी, कई बार इसलिए नहीं कि ज्यादा खाते हैं, ये भी वजह होती है, खाना ढंग से चबाते नहीं है, और खाना बॉडी में जाना भी तो जरूरी है। इसका सबसे पहले एग्जांपल अगर हम देखें तो अभी हम आए हैं कहां से, कौन से शहर से आए हैं? हम अभी आए हैं प्लांट्स के शहर से। लास्ट लेक्चर तक हम प्लांट्स में थे, हमारा जो लास्ट शहर होगा दैट विल बी एनिमल्स। एनिमल्स में जो बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे पाएंगे वो ह्यूमन बींग्स देंगे, मगर एकदम प्लांट से एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में जंप करेंगे तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बीच बीच में उन्होंने एक दो सीढ़ियां बनाई हुई हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कोई एक एग्जांपल ले लिया, जैसे उन्होंने अमीबा का एग्जांपल ले लिया। अमीबा इज अ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज अ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसका डायग्राम मैंने यहां डाला हुआ है, आराम से देख लो। पहले 5 बजे 2 मिनट 3 मिनट के लिए पॉज कर दो, आराम से मुझे पॉज कर दो। ये लेक्चर यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि काफी दिनों से ना वो हो रही थी, क्या नाम है, इंटरनेट का बड़ा इशू आ रहा है, तो इस चक्कर में मैंने कहा ये ले लो, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमीबा इज अ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा ने खाने को देखा, अमीबा ने जैसे खाने को देखा, अमीबा ने अपनी 2 बाजुएं बना ली, इन 2 बाजुओं को बोलते हैं सूडोपोडिया। खाने को घेरा और खाने को बॉडी के अंदर ले लिया। खाने को बॉडी इसकी एक सेल की होती है, सिंगल सेल की बॉडी होती है, तो कोई टेंशन नहीं है, सिंगल सेलुलर बॉडी है, खाना बॉडी के अंदर आ गया। उन्हीं सेल के अंदर थी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स जो थी वो उस खाने को डाइजेस्ट करती हैं। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हुआ वो यूं करके बाहर आके पूरी बॉडी में फैल गया। जैसे ही खाना पूरी बॉडी में फैल गया, या तो एक सिंगल सेल था तो खाने को किसी और सेल तक नहीं पहुंचाना था। बड़े ऑर्गेनिजम्स में कई बार ऐसा होगा, एक खाना
एक सेल से दूसरे सेल तक भी देना पड़ सकता है अगर उसकी जरूरत ज्यादा हो तो। अमीबा ने ग्रो करा, फिर अमीबा ने कहीं देखा कि कहीं गंदगी थी, गंदगी को उसने अपनी सेल मेम्ब्रेन से बाहर फेंक दिया। ये पांचों स्टेप बेस्ट तरीके से अगर समझने हो तो पहले अमीबा का डायग्राम देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाइलाइटर से दिक्कत हो रही हो तो हाइलाइटर हटा देते हैं। मैं अब भी कभी आपसे बोलूंगा कि मुझे पॉज करो, मुझे अब भी कभी पॉज करो, और सबसे पहले इसके आगे कुछ भी अपनी तरफ से नोट मेकिंग जो इंग्लिश में सीखते हो लिखो। एज सुन एज अमीबा सीज द फूड इट स्टार्ट सराउंडिंग द फूड with help of its false feet called pseudopodia. The pseudopodia helps to engulf the food, कि खाना बॉडी के अंदर आ जाए. This process is called ingestion. As soon as the food enters the amoeba, the digestive enzymes act on the food and breaks it down into simpler organisms and the food is digested. Now the digested food spreads out evenly in the whole cell. जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो पूरे सेल के अंदर फैल गया. Now the digested food is absorbed by the amoeba and it grows and gains energy. Now the undigested part of the food is slowly carried towards the cell membrane and is thrown out of the cell membrane. This is how digestion in amoeba, जी हाँ मेरे बच्चों, न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस. अगर क्लास 7 है तो इसके बाद अब टाइम आ जाता है होमवर्क का. होमवर्क ये है कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के रखना. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का एक बार डायग्राम बना के रखना. इस डायग्राम में सबसे पहला बंदा जो होगा वो होता है माउथ. माउथ के बाद नंबर 2 होते हैं टीथ, टीथ का भी रोल होगा. नंबर 3 होती है टंग, टंग के साथ नंबर 4 रोल होता है सेलिवरी ग्लैंड्स का, सेलिवरी ग्लैंड्स का रोल होता है. सेलिवरी ग्लैंड्स के बाद आ जाता है सलमान खान, मतलब ओएसोफेगस. ओएसोफेगस के आगे मैं जरूर लिखता हूं सलमान खान, बताऊंगा. सलमान खान वॉज द पहला बॉलीवुड हीरो जिसने बॉडी वाला चक्कर इंडिया में शुरू करा कि हर हीरो की बॉडी तो होनी चाहिए. हीरो गरीब रोल करे, अमीर रोल करे, कोई भी रोल करे, बट हीरो के 6 पैक जरूर होने चाहिए. ओएसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक. हमें लगता है कि स्टमक बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बट स्टमक है इंपॉर्टेंट, बट स्टमक जितने और भी इंपॉर्टेंट है. स्टमक के बाद हल्का हल्का हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लिवर के बारे में, थोड़ा पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में. स्टमक पैनक्रियाज के बाद आ जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने बहुत कम सुना या पढ़ा होगा, बट स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ा रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है. डायग्राम बना के रखना. लखमीर सिंह वाले बच्चे पेज नंबर 20 पे एक ही डायग्राम दे रखा है, उसको देख लेना. अब अगर कहीं कोई बुराई करनी हो तो स्टमक के साथ 3 बातें याद रख लेना. स्टमक के अंदर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए टिप दे रहा हूं. स्टमक के अंदर होता है म्यूकस, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ये 2-3 बातें. और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इन 3 बंदों की हमें डाइजेशन करनी है. अगर बाई चांस हम ग्लूकोज ही खा रहे हैं तो डाइजेशन पे कोई प्रेशर आएगा ही नहीं, खाना ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाएगा. मगर कार्बोहाइड्रेट में हमें जो डाइजेस्ट करनी है वो करनी है शुगर, हमें डाइजेस्ट करनी है स्टार्च, हमें डाइजेस्ट करनी है सेल्यूलोज. तो मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट देख लेना. ह्यूमन बॉडी do not have enzymes to digest cellulose. ये याद रख लेना. हमारी बॉडी में सेल्यूलोज जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट नहीं होता, नहीं हो सकता. तो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती. एंजाइम्स क्या है सर?
एंजाइम्स का ही गेम है। अपनी बॉडी को ढंग से चलाना है ना, तो एंजाइम्स स्ट्रांग रखना। हार्मोन स्ट्रांग रख नहीं सकते, बट अगर एंजाइम्स और हार्मोन सही काम कर रहे हैं तो बॉडी इंटरनली मस्ती से चलेगी। एंजाइम्स आर स्पेशल केमिकल्स present in our body which have certain specific function, जिनका काम होता है भाई तूने ये काम करना है। और एंजाइम्स जिस फैक्ट्री में बनती हैं उस फैक्ट्री को बोलते हैं ग्लैंड्स। टिश्यू ऑर्गन जो एंजाइम्स बनाता है, तो ये डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फैट्स के लिए आर डाइजेस्टेड, REA readily if medium is alkaline। अब मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बाद ये चैप्टर शुरू करा है, तो बच्चों को पता होगा अल्कलाइन मीडियम का मतलब होता है बेसिक मीडियम। और प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड फास्ट इफ मीडियम इज एसिडिक। देखो दोनों उल्टे, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट होगा, अगर बेसिक मीडियम होगा तो फैट जल्दी डाइजेस्ट होगा। हम दोनों को डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो मीडियम एसिडिक रहे या बेसिक, बॉडी के लिए कितना मुश्किल है, बट बॉडी आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इन सब चीजों से आराम से हैंडल कर लेती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जो भी लेक्चर में कराया है उसके नोट्स अच्छे बना लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।